तो देखो आज हम लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इस चैप्टर का पहले जल्दी से सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं। नीट में तो वैसे 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन यकीन मानो ये चैप्टर ना तुम आगे लाइफ में कुछ भी करो, एमबीबीएस करो, बीएससी कर लो, एग्रीकल्चर में चले जाओ, मतलब तुम बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी स्टडी करो, ये चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं ना, वो कॉन्सेप्ट तुमको आगे पूरी लाइफ काम आएगा। चाहे एमबीबीएस करो कि बीएससी करो कि एग्रीकल्चर करो, कुछ भी करो, कॉन्सेप्ट काम आएगा ही आएगा। हम तुमको हाई लेवल से पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, एनसीईआरटी का लाइन भी क्लियर होगा। कैलकुलेटिव है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि एक बच्चा नया ज्वाइन किया है इसमें, अभी हम बहुत सारी बेसिक्स पहले बता रखे हैं। इंजाइम सब पढ़ाए थे तब भी बताए थे, जब ऑफलाइन चल रहा था हमारा। और हम लोग जब इंजाइम पढ़ने के बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम पे कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। उस टाइम पे कुछ कुछ बातें हम बताए थे सेल रेस्पिरेशन के बारे में। यहाँ पर हम उन सारी बातों को अभी 5 से 10 मिनट में जल्दी से रिव्यू करा देते हैं, जो हमारे काम का है, ताकि इस नए बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आए। और बीच बीच में जहां जहां काम आता रहेगा वो बेसिक वाला और ये एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट, तो हम एक बार तुरंत से रिव्यू करा देंगे, ताकि नए बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो और पुराने बच्चे का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट में वो सारा कॉन्सेप्ट को जल्दी से एक बार रिवाइज करा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी चैप्टर में काम आएगा। 5 मिनट के अंदर तुम लोग भी सुनना और याद करना कि ऐसा कुछ पढ़ाए थे पहले। इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर एनर्जी का फ्लो दो ही तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के थ्रू होता है, और एक एटीपी के फॉर्म में, वो बताएंगे कैसे, वो अभी वो इसके बारे में कुछ नहीं बताएं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये फ्लो करता है एनर्जी को लेके। इलेक्ट्रॉन जहां से निकला उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, निकला मतलब माइनस, निकला तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा उसका हो जाएगा रिडक्शन, ऐड। इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं निकलता, अकेले नहीं जाता बायोलॉजी में, यहाँ पर हमारे चैप्टर में प्रोटॉन के साथ निकलता और प्रोटॉन के साथ ही जाता है। जहां से कुल मिला के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला मतलब हाइड्रोजन निकला, उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जहां हाइड्रोजन ऐड हो गया उसका हो जाएगा रिडक्शन। ये बात बताया। जब हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन 2 तरीके से हो सकता है, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या बाय एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब हम बात करते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन भी 2 तरीके से हो सकता है, बाय एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बायोलॉजी में ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं आएगा, ऐसा भी एग्जाम्पल रेयरली आता है, एक ही जगह आता है, वो भी बताएंगे जब आगे आएगा तो पढ़ाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल खूब आता है, और जहां ये होगा वहां ये कंफर्म होगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस या सेल रेस्पिरेशन में जो भी पढ़ रहे हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब जहां से निकला तो अगले कहीं किसी न किसी को जाएगा, मतलब अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन होगा ही होगा। तो ऑक्सीडेशन में हमारा जनरल तरीका क्या होगा, H+ का निकलना, मतलब हाइड्रोजन का निकलना, सिर्फ H+ नहीं, इलेक्ट्रॉन और H+ दोनों, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का निकलना, और वो कहीं जाएगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। इसको कराने के लिए एंजाइम चाहिए। अगर हाइड्रोजन को निकाला गया मतलब डिहाइड्रोजिनेशन करा के ऑक्सीडेशन कराया गया है, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन करा के ऑक्सीडेशन कराया गया है। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उस एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन को ऐड करा के रिडक्शन कराया गया है, इस एंजाइम का नाम ही होता है रिडक्टेज। यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करा के करा गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे एंजाइम होता है ऑक्सीडेज। ऐसा बहुत कम रेयर एग्जांपल होता है जहां ऑक्सीजन को ऐड करा के ऑक्सीडेशन करा, बायोलॉजी में ऐसा एक ही जगह होता है, और एंजाइम है वो ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये बातें कुछ हमको बेसिक्स बताना था, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होंगी आगे जो तुमको अपने आप धीरे धीरे समझ में आती रह जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। नए बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है इन मैटर का तो जल्दी से ले सकता है, 1 2
3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। बेसिक्स था, बता दिए, आगे काम आ गया। इसलिए पुराने बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को एंजाइम में। पुराने बच्चे, नए बच्चे घबराएंगे नहीं, उनको जब ये चैप्टर कराया जाएगा, मतलब कि जो पहले वाला चैप्टर हो चुका है, तो उसमें उनको भी डिटेल में फिर से बताया जाएगा। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए इस चैप्टर का पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग समझने से पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं आपके सामने। इस चैप्टर का डेफिनेशन है ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन के ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए जब बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स सभी नहीं पढ़ाए लोग का, बीच में होल्ड पढ़ाएंगे सभी को एक साथ। बायोमोलिक्यूल्स दो प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है, जिसका ज्यादा मोलिकुलर वेट होता है मैक्रो, जिसका कम होता है माइक्रो। ठीक है, और ये बायोमोलिक्यूल जो होता है ये एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या फिर इसी को लिपिड बोलोगे तुम, ई बन गया ये, तो इसी को लिपिड बोलोगे, और ये प्रोटीन है, ये सब भी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, एक्चुअली ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज एनर्जी। इस कंपाउंड को तोड़ने से एनर्जी निकलेगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड, ये एनर्जी यूटिलाइज होगा टू फॉर्म एटीपी, विच इज यूटिलाइज टू फॉर्म एटीपी। इसी एनर्जी की मदद से एटीपी बनाएंगे। हम देखेंगे आगे चैप्टर में एटीपी कैसा बनता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज एटीपी is called as cell respiration. Is called as cell respiration. Is called as cell respiration. चलिए डेफिनेशन आपका सामने स्क्रीन पर है। तो इसका डेफिनेशन तो समझ में आ गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, मतलब लिपिड या प्रोटीन, इसको तोड़ना, यही क्या है, सेल रेस्पिरेशन है। तोड़ने से एनर्जी निकलेगा और इसी एनर्जी को एटीपी के बनाने में काम में ले आएंगे। पता है, कहते हैं कि सेल रेस्पिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस। नए बच्चे हैं, समझ लें कि वो वाइटल प्रोसेस क्या होता है। वाइटल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो लिविंग सेल्स के अंदर चल रहा होता है, और लिविंग सेल्स के अंदर इसलिए चल रहा होता है ताकि लिविंगनेस मेंटेन रहे। कुल मिला के मेटाबॉलिज्म मेंटेन कराने के लिए जो जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको बोलते हैं वाइटल प्रोसेस। जिंदा रहना है तो मेटाबॉलिज्म आपको कराना पड़ेगा, मतलब आपको जीवितपन मेंटेन करना है, आपको जिंदा सेल बने रहना है, तो आपको मेटाबॉलिज्म चलाते रहना होगा, और उसके लिए जो भी प्रोसेस कराया जा रहा है उसको वाइटल प्रोसेस कहते हैं। और कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक वाइटल प्रोसेस है, क्योंकि ये जो लिविंगनेस है ना, इस लिविंगनेस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ये बात हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा चुके हैं, जब आपको भी नए बच्चे को पढ़ाएंगे लिविंग वर्ल्ड तो उसमें बताएंगे। अभी बस आप अपने दिमाग में इतना सेट करिए कि जिंदा रहना है तो मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, और मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए लिविंगनेस मेंटेन करना पड़ेगा। लिविंगनेस मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और सिर्फ एनर्जी ही नहीं चाहिए, हमको स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट, जिससे हमारा सेल बना है, जिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से हमारा सेल बना है, वो स्ट्रक्चरल रॉ मटेरियल मतलब स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट भी चाहिए, तब हमारा लिविंगनेस मेंटेन रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट और एनर्जी पर्पस चाहिए लिविंगनेस को मेंटेन करने के लिए, इस चीज को करने के लिए हमें जो जो भी काम करने पड़ेंगे वो सभी प्रोसेस वाइटल प्रोसेस है, और इसलिए सेल रेस्पिरेशन भी वाइटल प्रोसेस है, क्योंकि सेल रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी मिल रहा है। और सुन लीजिए, आपको डेफिनेशन से ऐसा लग रहा है कि सेल रेस्पिरेशन से सिर्फ हमें एनर्जी मिल रहा है, लेकिन पहले हम पढ़ा चुके हैं एक डायलॉग आपको, हम जो खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम फैट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, मांस खाओ कि घास खाओ, हम खाते यही। हमने अभी दाल रोटी खाया, हमने क्या खाया, हमने प्रोटीन खाया और कार्बोहाइड्रेट खाया। हमने अभी दाल चावल खाया, हमने क्या खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने प्रोटीन खाया। हमने अभी मुर्गा खाया, हमने क्या खाया, प्रोटीन खाया, थोड़ा बहुत फैट खाया, उसमें तेल वेल था। हमने अभी दूध पिया, उसमें ज्यादातर प्रोटीन था और बहुत फैट भी था। तो हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन से ऐसा लगता है कि सिर्फ एनर्जी इसमें मिलता है। हम जो खाते हैं
that is not only the source of energy but also the source of constituent of protoplasm। जो प्रोटोप्लाज्म के लिए बनने के लिए, स्ट्रक्चर बनने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट चाहिए उसका सोर्स भी वही खाना ही हमारा, क्योंकि टूटने से एनर्जी मिल जाएगा। फिर जो कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से उससे रिलीज होगा, उसी से हम अपने प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बना लेंगे। तो हम जो खाते हैं दैट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो द सोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और चूंकि हमको हमारे खाने से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकता, उसको तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तोड़ने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सेल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और तोड़ते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, और जो तोड़ने की प्रोसेस है वही सेल रेस्पिरेशन है, और इससे एनर्जी मिलती है जिससे लिविंगनेस मेंटेन होता है। इसीलिए सेल रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस माना जाता है, जो इस दुनिया के हर लिविंग सेल के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर लिविंग सेल के अंदर 24 घंटे चल रही है, 24 घंटे चल रही है। जिस दिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी एक सेल के अंदर अगर ये सेल रेस्पिरेशन रुक गया, अगर रुक गया तो वो सेल मर जाएगा। और अगर ऐसे कई सारे सेल एक ऑर्गेन के मर गए तो वो ऑर्गेन मर जाएगा। और अगर ऐसे कई सारे ऑर्गेन अफेक्टेड हो गए एक ऑर्गेन के मरने से, तो वो ऑर्गेन जब मर जाएगा, इसका मतलब अगर सेलुलर रेस्पिरेशन रुका तो सेल खत्म, सेल खत्म, खेल खत्म। क्योंकि फाइनली सेल से ही पूरा बॉडी बना है, सेल चैप्टर में भी पढ़ाएंगे ये बात। तो इसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जब से दुनिया में लिविंग आया है, इवोल्यूशन में बताएंगे, जब से आया है तब से सेल रेस्पिरेशन करना तो पड़ेगा सबको। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, हम देखेंगे चैप्टर में आगे कि अलग अलग तरीके से हर कोई सेल रेस्पिरेशन करता है, सेम तरीके से हर कोई नहीं कर रहा, लेकिन करना सभी को पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो मर जाइएगा। सेल रेस्पिरेशन वाइटल प्रोसेस, ये तो समझ में आ गया कि सेल रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि सर ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज द एनर्जी इज कॉल्ड एज सेल रेस्पिरेशन एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म एटीपी। अब मेरा सवाल क्या पता है, मेरा एक बड़ा सवाल है, जो बच्चे हमसे डायरेक्शन पढ़े हैं या जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके डायरेक्शन पढ़े हैं, एक एक करके बताएंगे डायरेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। जिसका नाम बोलेंगे वो बताएंगे डायरेक्शन का डेफिनेशन। ईरान बताएगा व्हाट इज डायरेक्शन। एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, कुछ बता रहा था। शायद तुम हमारे मार को भूल चुके हो, अभी तुम्हारे पिताजी कंप्लेन कर रहे थे, बाबू ये कोरोना तोरोना कुछ नहीं है, मैं जिस दिन आ जाऊंगा ना घर पे कुटिया के आऊंगा फिर। इसलिए लैपटॉप में गेम खेलना या मोबाइल में गेम खेलना अभी भी छोड़ दो। मैं तो जिस दिन आ जाऊंगा ना, तो जैसा मार मारा था ना, तो वैसे ही मारूंगा इस पर फिर से। 12th में आ गए हो, होश नहीं है कि पढ़ाई करना है, कुछ से कुछ डेफिनेशन दिए जा रहा है, गधा। कितने अच्छे से डायरेक्शन पढ़ाए थे, बेवकूफ। नवीन तुम यूट्यूब पे वीडियो देखे डायरेक्शन का? हाँ सर। क्या है डायरेक्शन का डेफिनेशन? सर ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज, चलो तुम भी फेल हो, पढ़ाएंगे फिर से तो बताना। चलो तुम बताओ, पढ़ाए तुमको? हाँ, वर्ड को अंडरलाइन करना है। बोला गया है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। हाँ आगे। नहीं, ये डेफिनेशन गलत होगा। Breakdown of macromolecule to convert it into a smaller unit to gain energy. ये डेफिनेशन थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दी, देखो क्या डेफिनेशन। अच्छा ठीक, तुम पढ़े हो क्या डायरेक्शन मेरे यूट्यूब चैनल से? यस सर। क्या है डेफिनेशन डायरेक्शन का? It is a biochemical process in which by breakdown of macromolecule breaks in converts into micromolecule and macromolecule. ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशन है कि एनर्जी का कोई हमने वर्ड नहीं घुसा है डायरेक्शन के डेफिनेशन में, बस बोला है कि ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू देयर सिंपल फॉर्म, यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या, वही कार्बोहाइड्रेट, वही फैट एंड वही प्रोटीन, इसी का टूटने की प्रोसेस। एनर्जी का कोई चक्कर नहीं बोला है हमने डायरेक्शन के डेफिनेशन में, बस बोला है कि टूटना, इस फॉर्म में टूट जाना ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए सेल के द्वारा। समझना है मेरी बात? एक बात बताओ यार, इसके डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा है ना ब्रेकडाउन,
ब्रेकडाउन ही तो लिखा है ना, किसका? मैक्रोमोलिक्यूल का। डाइजेशन का डेफिनेशन में भी तो वही लिखा, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। और अभी अभी तुमने ताजा फ्रेश पढ़ा है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वही कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड। तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन का ही प्रोसेस है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन का ही प्रोसेस है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन का ही प्रोसेस, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन का ही प्रोसेस। फिर नाम अलग अलग क्यों? डाइजेशन और सेल रेस्पिरेशन। एक एक करके सब बच्चे अंतर बताएंगे। ईरान बताओ, क्या इन दोनों प्रोसेस में अंतर भी है क्या, या फिर सेम है? सर इसमें मैक्रोमोलिक्यूल में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कभी मैक्रो नहीं होता। वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हम खाते हैं, हमारे फूड में जो होता है, वो मैक्रो नहीं होता, वो मिनरल्स के फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन का डेफिनेशन और उसका डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन में मैक्रो मॉलिक्यूल लगा हुआ है। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो नवीन बताओ। हाँ सर। बोलो बोलो। कोई अंतर है इन दोनों में क्या, सेम है? अंतर है सर। क्या अंतर है? चलो अतिक तुम बताओ, कोई अंतर लगता है इस दोनों में, सेल रेस्पिरेशन और डाइजेशन में, या सेम है? स्क्रीन एक बार बैक कीजिएगा सर। ये लो, इसका डेफिनेशन है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें भी वही बात है, ये मत बोल देना टू रिलीज एनर्जी, ये एक अंतर है, ये सच बात है। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं सुनना चाहते हैं, हम सिर्फ ये नहीं सुनना चाहते हैं। ये बात सच है कि एनर्जी इसमें रिलीज होगा, उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तुम बताना चाहोगे? सर अच्छा बंद करो, तुम बताना चाहोगे? सेलुलर रेस्पिरेशन में लिविंगनेस को मेंटेन किया जाता है। अच्छा, मतलब ब्रेक डाउन करके एनर्जी। अच्छा अच्छा और डाइजेशन तो बस एक ब्रेक डाउन का प्रोसेस। अच्छा, मतलब वो लिविंगनेस के लिए जरूरी नहीं है? मतलब जरूरी है, वो तो बस एक ब्रेक डाउन का प्रोसेस। चलिए प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, चलिए सुनिए, आपको नहीं आता तब तो आप हमारे पास पढ़ने आए हैं ना, हम पढ़ाएंगे आपको, कोई बात नहीं है। एक लास्ट में बताऊं? हाँ बोलो। सर डाइजेशन में सिंपलर फॉर्म में करते हैं, और जबकि उसमें हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि एनर्जी रिप्लेस हो। सही पकड़ लिया, इस बार ये सही पकड़ा है, डायरेशन और सेल रेस्पिरेशन। आइए बताते हैं, आइए बताते हैं, बहुत डिटेल में बताएंगे इसमें अंतर क्या है। बहुत सारे लोग तो इसको एक ही समझते हैं, बहुत सारे टीचर भी हलवाई छाप लोग सेम ही बता देते हैं दोनों को, कहते हैं डायरेशन भी तो वही है, सेल रेस्पिरेशन भी तो वही है। अब उसको कौन बताए, घड़े घोड़े में, घड़े और गोधे, घोड़े और गधे में बहुत अंतर है। चलिए अब क्या करेंगे ऐसे लोगों का, डाइजेशन। एक बात गौर कीजिएगा, डेफिनेशन आपके सामने है, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। आप डेफिनेशन पूरा बोले थे अभी, आप एक बच्चा सही बोला था, ठीक। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वही बायोमैक्रोमोलिक्यूल टू इनटू देयर सिंपल फॉर्म। तो पता भी है कि इस डाइजेशन का सबस्ट्रेट कौन है, पहले हम ये इसी से डिफरेंस क्लियर होगा। और सेल रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट कौन है, और फिर डायरेक्शन का प्रोडक्ट कौन है, सबस्ट्रेट घुसा होगा रिएक्शन में तो कुछ प्रोडक्ट बना होगा, और फिर इसका प्रोडक्ट कौन है, इसका प्रोडक्ट कौन है। तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। डायरेक्शन हम जो खाते हैं उसका होता है, और हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसमें क्या होता है, लिपिड मतलब फैट होता है। एंड दीज आर द कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक फॉर्म, कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल। और इसी का कन्वर्ट हो जाना, हमारे अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, स्टार्च को तोड़ देते हैं, अलग अलग स्टार्च को, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसको तोड़ देते हैं ग्लूकोज में, अलग अलग मोनोसेक्राइड में, मतलब सिंपल फॉर्म में। प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में, और फैट को तोड़ा जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। These are the simplest form of biomolecule, simplest monomeric form, simplest monomeric form। ये तो समझ में आ गया। प्रोडक्ट
और सबस्ट्रेट डाइजेशन का क्या है, तो डाइजेशन में क्या जाता है, जो हम खाते हैं वो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन जाता है, फैट जाता है टूटने के लिए। और मैं आपको बता दूं ये टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। और मैं आपको बता दूं यही जो सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म है, यही सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म सबस्ट्रेट है सेल रेस्पिरेशन का। मतलब सेल रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटता, सेल रेस्पिरेशन में प्रोटीन नहीं टूटता, और सेल रेस्पिरेशन में फैट नहीं टूटता, सेल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है। सेल रेस्पिरेशन में अमीनो एसिड टूटने जाता है, और सेल रेस्पिरेशन में फैटी एसिड टूटने जाता है, और ग्लिसरॉल टूटने जाता है। बच्चा बोलेगा अरे मास्टर अभी तुम्हें यहाँ डेफिनेशन लिखवाया था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा था, फैट लिखा था, प्रोटीन लिखा था। मैं कह रहा हूँ टेक्निकली ये लिखना गलत है, लेकिन आम भाषा में ही कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं टूटता सेल रेस्पिरेशन में, टूटता क्या है, उसका मोनोमेरिक फॉर्म। लेकिन वो मोनोमेरिक फॉर्म किसका है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का है, वो फैट का है, वो प्रोटीन का है, इसीलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन लिख देते हैं आमतौर पर। अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो और भी कई सारे चीज है। आप बहुत सारे जहर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हो, उसका थोड़ी ब्रेकडाउन करते हैं, उससे थोड़ी एनर्जी मिलता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट के अंदर बन रहे हैं, हम वो थोड़ी खा रहे हैं। हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इसके मोनोमेरिक फॉर्म को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। टेक्निकली क्या लिखना चाहिए कि ब्रेकडाउन ऑफ सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। और वो भी नहीं, ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्या, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड टू लिबरेट एनर्जी इज कॉल्ड सेल रेस्पिरेशन। टेक्निकल डेफिनेशन वो सही होगा। तो इसका सबस्ट्रेट ये है। सवाल क्या है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चा बता सकता है प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज के टूटने से क्या मिलेगा, अमीनो एसिड के टूटने से क्या मिलेगा, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के टूटने से क्या मिलेगा? बताइए, कोई बच्चा बताइए, चलो बताओ। एनर्जी। एक बच्चा कह रहा है एटीपी, एक बच्चा उधर से एनर्जी बोल रहा है, दोनों का लगभग सेम आंसर है। और कोई? CO2 भी मिलेगा सर। CO2 मिलेगा, एक लड़का बोला CO2। और कोई? तो सुनिए, आपको हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे, तो उस टाइम आपको हम बताए थे कि CO2 और वाटर मिलके, हवा और पानी मिलके खाना बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6, और इसमें 6 O2 वापस हो जाता है और 6 वाटर वापस हो जाता है। और बोले थे जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसी को आप उल्टा कर देंगे तो यही सेल रेस्पिरेशन। तो अगर ग्लूकोज टूटेगा तो वो पता है किसमें टूटेगा, वो ग्लूकोज CO2 वाटर में टूटेगा, और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी एटीपी बनाने में काम आ जाएगी। तो कुछ एटीपी पर्याप्त मिल जाएगा हमको। अब कोई बच्चा बताएगा अमीनो एसिड के टूटने से क्या मिलेगा? मैं आपको बता दूं अमीनो एसिड के टूटने से भी CO2 ही मिलेगा, वाटर ही मिलेगा, और एटीपी ही मिलेगा। और मैं आपको बता दूं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के टूटने से भी CO2 ही मिलेगा, वाटर ही मिलेगा, और एटीपी ही मिलेगा। आप मांस खाओ कि घास खाओ, मिलेगा आपको लास्टली यही। हाँ, हो सकता है किसी में ज्यादा एटीपी मिले, किसी में कम एटीपी मिले, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको मिलने वाला एटीपी है सबसे, और ये रिलीज होने वाला है बाय प्रोडक्ट, ये रिलीज होने वाला है बाय प्रोडक्ट। तो पहला अंतर तो क्या है कि जो, सुनना मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से, जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है वही सेल रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है। जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है वही सेल रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है। इससे एक बात तो पता चलता है ना यार, क्या कि इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन हो ना हो। अच्छा पहले हमको एक बात बताओ, डाइजेशन और सेल रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल अंतर क्या होगा? इन दोनों में बायोकेमिकल अंतर क्या है? बायोकेमिकल अंतर क्या है, मतलब केमिकली क्या अंतर है? तो मैं बताता हूं, सुनिए। डाइजेशन में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है, और सेल रेस्पिरेशन में अभी बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए एंजाइम होता है यहाँ पे हाइड्रोलेजेस एंजाइम। नए बच्चे सुनेंगे, हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोलेजेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोलेजेस। और ऑक्सीडेशन में हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले
ज्यादातर कौन यूज होता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ऑक्सीडेज कहीं कहीं यूज होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और फिर ये हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कई कई होते हैं, कहीं लाइपेज होता है, कहीं प्रोटीन होता है, कहीं कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपको डाइजेशन में सारे एंजाइम पर आए जाते हैं, वो सब हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होते हैं, याद कीजिए। वाटर के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कितना हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, तो ये बायोकेमिकली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। जबकि सेल रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन, और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इससे भी हाइड्रोजन छीन लिया जाएगा, इससे भी हाइड्रोजन छीन लिया जाएगा, इससे भी हाइड्रोजन छीन छीन के तोड़ के उसको CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, डायरेक्शन तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल रेस्पिरेशन यहाँ पढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि केमिकली दोनों अलग अलग चीज। हाँ, हम क्या बता रहे थे, हम कुछ और बता रहे थे। हम ये बता रहे थे आपको कि एक बात बताइए, अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इज द सबस्ट्रेट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, तो आपको ऐसा नहीं लगता डायरेक्शन किसी में हो ना हो, हाइड्रोलाइसिस जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। डायरेक्शन किसी में हो ना हो, डायरेक्शन किसी में हो ना हो, हाइड्रोलाइसिस जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर द सबस्ट्रेट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, एंड सेल रेस्पिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस which is essential for livingness of all living cell of all living organism for 24 hours। तो सेल रेस्पिरेशन कराना है तो आपको हाइड्रोलाइसिस तो कराना ही पड़ेगा। हाँ, डाइजेशन किसी में होता है, किसी में नहीं होता। जैसे हम अपने एनिमल की बात करते हैं, हम एनिमल डाइजेशन करते हैं, यस और नो? हम डाइजेशन करते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है? डाइजेस्ट होता है सब कुछ। तो हमारे अंदर डाइजेशन ही हाइड्रोलाइसिस है। चलिए बताइए, कोई भी बच्चा बताइए, प्लांट, कोई ऐसा प्लांट जो डाइजेशन करता हो? कोई नहीं है। डाइजेशन प्लांट में नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी है, वहां बेलेमेंटल कैनाल है, माउथ है, क्या वहां पे लीवर, गॉल ब्लैडर, नहीं, डाइजेशन नहीं करता। लेकिन याद करिए, हम जिनको पढ़ा चुके हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो तो समझते होंगे, नहीं जो नहीं पढ़े वो भी सुनिए। एक सीड है, इसको जर्मिनेट होना है, इस सीड से नया सीडलिंग आना है, नया प्लांट आना है। तो इसके अंदर स्टोर्ड फूड जो है रखा हुआ है। अगर मान लीजिए गेहूं है तो स्टार्च होगा, मक्का है तो भी स्टार्च होगा, अगर दाल है तो कोई दाल जिससे आना है तो प्रोटीन होगा स्टोर्ड फूड अंदर में। तो अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो सेल डिवीजन कराना होगा। सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, और मतलब कि सीड जर्मिनेशन के लिए पहले क्या कराना पड़ेगा? एनर्जी के लिए सेल रेस्पिरेशन कराना पड़ेगा। सेल रेस्पिरेशन तो बाद में होगा, पहले किसी का हाइड्रोलाइसिस तो कराइए, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस का ही प्रोडक्ट सेल रेस्पिरेशन में जाएगा, हाइड्रोलाइसिस का ही प्रोडक्ट सेल रेस्पिरेशन में जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? स्टोर्ड फूड, अगर वो गेहूं मक्का है तो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और मिल जाएगा आपको माल्टोज। वहां पे जो स्टोर्ड होता है, जिस फॉर्म में जो भी स्टोर्ड है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम आके तोड़ता है वहां पे स्टार्च को, तो माल्टोज, कहीं पे ग्लूकोज, जो भी मिलना है मिल जाएगा। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमीनो एसिड मिल जाएगा, और वो जाएगा सेल रेस्पिरेशन में, और सेल रेस्पिरेशन में उस मोनोसैकेराइड का, उस अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, तो एनर्जी लिबरेट होगा, तो सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, तो सीडलिंग आ जाएगा। तो प्लांट डाइजेशन करे ना करे, हाइड्रोलाइसिस तो कर ही रहा है। इसीलिए हमने बोला कि डाइजेशन हो ना हो, हाइड्रोलाइसिस सब में होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस द रिएक्टेंट यानी कि सबस्टेंट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, वो सेल रेस्पिरेशन का है। ओके, यहां से बस समझ में आ गया कि टेक्निकली क्या अंतर है डाइजेशन और सेल रेस्पिरेशन में। बायोकेमिकली अंतर है कि हाइड्रोलाइसिस है और ये ऑक्सीडेशन है, और जो इसका सबस्ट्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, और जो इसका सबस्ट्रेट होता है वो सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल होता है। तो मेरा सवाल पता है क्या? मेरा एक सवाल है आपसे। अभी मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का सबस्ट्रेट, लीजिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन था, डाइजेशन का सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक फॉर्म है, जबकि इसका सबस्ट्रेट यही है, सिंपलेस्ट मोनोमेरिक फॉर्म। मेरा सवाल है ऐसा क्यों हुआ है? दूसरे टीचर जहां खत्म होते हैं मैं वहां से शुरू होता हूँ, समझ गया? आकाश में पढ़ लो, पाताल में पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ लो, यहाँ लोग खत्म हो रहे हैं ना, वहां से मैं शुरू हो रहा हूँ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, हाँ सुनो ना, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक फॉर्म एज ए सबस्ट्रेट है, लेकिन सेल रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक फॉर्म क्यों नहीं टूट सकता? तो देखिए, सुनिए मेरा बात, अब हम आंसर नहीं बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है, नए बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास को, उनको थोड़ा एक नियम बताना भूल गए।
हमारा ये मीटिंग टोटल 40 मिनट का होता है, क्योंकि हम लोग फ्री क्लास यूज कर रहे हैं ना, कितना सब कुछ खर्च करेंगे। तो हमारे पास 4 मिनट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही मीटिंग अभी हमारे पास 4 मिनट है, अब ये मीटिंग एंड करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रही है और 2 से 4 मिनट के अंदर ये मीटिंग दोबारा नया रीजनरेट होगा, सेम कोड सेम पासवर्ड रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हम मैसेज करेंगे आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन, तुरंत ज्वाइन कर लेना है। उससे पहले आप तब तक यहाँ तक के स्लाइड को आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नया मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं और बोलेंगे तो ज्वाइन कीजिएगा। तब तक आप इस सवाल का जवाब सोचिए। सवाल समझ गए ना कि डायरेक्शन में कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक फॉर्म एज ए सबस्ट्रेट है और सेल रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक फॉर्म एज ए सबस्ट्रेट नहीं है, क्यों? वाई? मिलते हैं नए मीटिंग में।